Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our discussion on GIT. GIT is divided into two parts, upper GIT and lower GIT. Upper GIT extends from oral cavity to fourth part of duodenum, where ligament of Treves lies, and lower GIT from jejunum to anal canal. GIT is also divided in another way, that is into foregut, midgut and hindgut. Foregut extends from oral cavity to second part of duodenum, where ampulla of water lies. Midgut from distal to ampulla of water up to mid of transverse colon, and hindgut from distal half of transverse colon to anal canal. एम्पुला ऑफ वाटर क्या होता है? हमें पता है कि लीवर के एक राइट लोब होता है, एक लेफ़्ट लोब होता है. राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ़्ट लोब से लेफ़्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलते हैं तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है. यहाँ से आ रही होती है गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं. कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक डक्ट आते हैं. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है और ये थर्ड पार्ट है. तो ये कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू एम्पुला ऑफ वाटर दैट लाइज विद इन द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था GIT के पार्ट्स का. अब हम स्टार्ट करते हैं इसोफेगस से, जो कि सबसे पहला पार्ट है GIT का. इस वीडियो में मैं आपको जो इसोफेगस की सबसे कॉमन डिजीज़ है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं ये आपको बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और हर घर में हॉस्टल में बच्चे ले रहे होते हैं PPIs वगैरह, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, इसलिए आपको इनका पता होना ज़रूरी है. इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती है ना इस डिज़ीज़ में, 3 तरह की हैं. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एंटासिड्स मेन है. इसके अलावा सुक्रालोफेट एंड प्रोकाइनेटिक्स भी यूज़ होते हैं. हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है ना, ये इनहिबिट करते हैं इरिवर्सिबली प्रोटॉन पंप को इन पाराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि इसोफेजाइटिस को हील करते हैं. इनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है 24 आवर्स का, लेकिन दे आर लेस इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग रिगर्जिटेशन. जो स्टमक से रिगर्स होकर कंटेंट्स आ रहे होते हैं उसको ये रिड्यूस करने में लेस इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये एसिड की सिक्रीशन को कम कर देते हैं स्टमक में. इसमें जो मेडिसिन आती हैं हमारे पास वो है ओमेप्राजोल, जो कि राइज़ेक के नाम के से आती है, और ओमेगा के नाम से. इज़ोमेप्राजोल जो ईसो के नाम से आती है, पेंटोप्राजोल जो पेंट के नाम से आती है, और लेंजोप्राजोल. ये 20 to 40 मिलीग्राम हमने डोज देनी होती है. नाश्ते से पहले आधे घंटे पहले देते हैं शुरू में, और उससे अगर सिम्टम्स रिलीव ना हो तो फिर दिन में 2 दफ़ा कर देते हैं डोज़ को, एक नाश्ते से पहले और एक डिनर से पहले. इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं. इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया वगैरह हो सकता है इससे, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, आयरन, मैग्नीशियम एंड B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है. और ये P450 का इनहिबिटर भी होता है, जो कि क्लोपिडोग्रा, जो कि एक एंटीप्लेटलेट, उसकी एक्टिवेशन को कम कर देता है. उसके बाद सेकंड क्लास आती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स है. ये भी गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं बाय ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन पाराइटल सेल्स. इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 आवर्स होता है. इसमें जो ड्रग्स आती हैं फेमोटिडीन है, सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन. फेमोटिडीन फेमोट के नाम से आती है, सिमेटिडीन सीमेट के एंड रेनिटिडीन जेंटेक के. इसमें जो इन तीनों में से सेफ़ है ना वो फेमोटिडीन है, जबकि जो सिमेटिडीन है वो इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है, जो कि मेल में गायनेकोमेस्टिया करवाता है और फीमेल में सेक्सुअलिटी को कम करता है. और रेनिटिडीन जो है ये कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हमें फेमोटिडीन यूज़ करनी चाहिए. इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक और डायरिया होता है, और ये हील नहीं करती इसोफेजाइटिस को, जबकि PPI हील करते हैं. उसके बाद एंटासिड्स आते हैं. ये जो स्टमक से पहले 2 एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे थे, और ये जो स्टमक में पहले से एसिड मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं एंटासिड्स. इनका ड्यूरेशन लेस दैन 2 आवर्स होता है. इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी 2 तरह के होते हैं, एलुमिनियम बेस्ड और मैग्नीशियम बेस्ड. एलुमिनियम बेस्ड वाले कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं और मैग्नीशियम बेस्ड वाले डायरिया करवाते हैं. इसलिए इनको रीनल और कार्डियक वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें
क्वेश्चन के साथ यूज़ करना चाहिए। जो इसमें जो सिरप यूज़ होता है ना, ये गैविस्कॉन म्यूकेन के नाम से आता है और ये खाने के बाद लेना है 2 चम्मच, क्योंकि ये खाने के बाद इसलिए लेना है क्योंकि खाने से जो एसिड प्रोड्यूस होगा उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा ये सिरप। उसके बाद सुक्राल्फेट है, ये पूरली सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में पॉलीमराइज़ करके इंजर टिश्यू के साथ बाइंड करता है और प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है जिससे अल्सर हील करता है। ये सिर्फ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ होता है, गर्ड में नहीं यूज़ होता। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है। इसमें सिरप जो है वो अल्सैनिक के नाम से आता है। ये भी खाली पेट लेनी होती है 2 चम्मच। इसके बाद प्रोकानेक्टिक्स हैं जो कि डिस्पेप्सिया को रिलीव करते हैं, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को। ये रिगर्जिटेशन को कम करते हैं फ्रॉम स्टमक इनटू एसोफेगस। इसमें डोमपेरिडोन है, आइटोप्राइड है। जो डोमपेरिडोन है ये जीआई की मोटिलिटी को ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट है कि यंग फीमेल में गैलेक्टोरिया करवा सकते हैं और ये टैबलेट मोटिलियम के नाम से आती है। ये भी खाने से आधा घंटा पहले लेनी होती है। एंड आइटोप्राइड है, ये प्रेफर करते हैं यंग फीमेल में क्योंकि गैलेक्टोरिया नहीं करवाती। ये आईटीपी या नो गट के नाम से आती है। 50 मिलीग्राम देना होता है 3 टाइम्स डेली। एंड देन लीवोसल्फाइड टैबलेट लिवोप्रेड के नाम से आती है। 50 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली देते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आ गया, हमने इसको किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है गर्ड के लिए। सबसे पहले हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लिखनी है। इसको कहना है कि तली हुई चिकनाई वाली मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। सिगरेट शराब चाय कॉफ़ी और चॉकलेट से परहेज़ करना है। सर को ऊंचा करके लेटना है। खाने के फ़ौरन बाद नहीं सो जाना और खाने और सोने के दरमियान 4 से 6 घंटे का वक्फा होना चाहिए। उसके बाद हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। 3 तरह के पीपीआई लिखते हैं, एंटासिड और प्रोकाइनेटिक। पीपीआई में कैप्सूल राइजिक 40 मिलीग्राम बिफोर ब्रेकफास्ट वंस डेली फॉर 2 वीक्स। एंटासिड्स में म्यूकेन सिरप म्यूकेन 2 टेबलस्पून 30 मिनट्स आफ्टर मील। एंड प्रोकाइनेटिक टैबलेट मोटिलियम 1 टैबलेट 30 मिनट्स बिफोर ईच मील। इसमें जो पीपीआई था वो एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहे थे, एंटासिड्स न्यूट्रलाइज कर रहे थे एसिड को जो बने, और प्रोकाइनेटिक जीआईटी की मोटिलिटी को ज़्यादा करके रिगर्जिटेशन को कम कर रहे थे। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।